चलो देखो, इसका हमने थोड़ा सा कर भी लिया था, मतलब कल भी हम कर रहे थे थोड़ा सा। लेकिन तुम लोगों को बस दो दो आर्टिकल याद रखने और ये पांचों रीट याद रखनी है। ठीक है, दो आर्टिकल कौन कौन से? आर्टिकल 32 और 226। 32 में कौन इशू करता है? सुप्रीम कोर्ट। 226 से कौन इशू करेगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट रिट के मामले में, वैसे नहीं, वैसे तो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट वो कर सकता है निरस्त। रिट के मामले में मतलब देखो, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए इशू करेगा रिट्स। जैसे कि आपके जो 6 फंडामेंटल राइट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में, उनके इशुएंस के लिए तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन बेटा अदर देन फंडामेंटल राइट, अगर आपका किसी और का भी कोई और लीगल राइट भी वायलेट हुआ है, इसके लिए भी हाई कोर्ट क्या करेगा? लीगल जो इश्यूज होंगे उनके लिए भी रिट इशू कर सकता है। फॉर इंस्टेंस एक केस है, इम्तियाज नाम से एक केस है, उसका मैं पूरा नाम तुम लोगों को बता रही हूँ। तो उस केस में क्या हुआ था, बच्चे की कस्टडी का केस था वो। बच्चे, भाई पेरेंट्स में झगड़ा हो जाता है तो बच्चे की कस्टडी फिर वो रहती है ना कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी। तो उसमें मदर ने बच्चे की कस्टडी मांगी थी। अब उस केस वो बहुत फेमस सा केस है, इम्तियाज नाम था वो कुछ, सर्टियोरी। हाँ, इम्तियाज बानो वर्सेस मसूद अहमद जाफरी। केस का नाम है, केस का नाम है इम्तियाज बानो। बानो वर्सेस मसूद लिख लो, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जाफरी वगैरह वर्सेस मसूद। तो इम्तियाज बानो वर्सेस मसूद वाले केस में क्या था बेटा, इसको कस्टडी चाहिए थी। किसको? ये जो लेडी है इसको कस्टडी चाहिए थी, बच्चे की कस्टडी मदर को चाहिए थी इम्तियाज बानो को। तो हाई कोर्ट ने रिट इशू करवा के दिलवा दी थी कस्टडी। लेकिन यही सेम चीज अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ लिमिटेड पावर, दैट इज 32 में, कि फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो हमारे पास आना, अदरवाइज आप पहले हाई कोर्ट चले जाओ, उसके बाद देख लेना जो भी रहता है। ठीक है, तो जैसे कि किसी का भी केस है, बड़ा सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑर्डर है वो इन्हीं के है। बट लीगल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट इशू नहीं करेगा। लीगल राइट मान लो ये कस्टडी का केस होता, तो इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर लीगल आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिट की बात अगर हम करते हैं, इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, दैट इज हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ मतलब इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू सैड पर्सन हु डिटेन। अगर किसी को डिटेंशन में रखा गया है, उस पर्सन को डिटेन कर लिया गया है और उसने ये हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करवा करके अपने राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का जो आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत रिट इशू करवा ली। करवाने के बाद वो कोर्ट गया तो कोर्ट क्या कहेगा? हैबियस कॉर्पस इशू करवा के उससे कहेगा सैड पर्सन से कि वो लेटर दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ कि किस बेसिस पे तुमने इस पर्सन को डिटेन किया है। और अगर डिटेंशन लॉफुल है, देखो अगर डिटेंशन लॉफुल है तो डिटेंशन जो कोर्ट है वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अनलॉफुल पाया गया ना, डिटेंशन थोड़ा सा भी अनलॉफुल पाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? डिटेंशन पे स्टे लगा देगा। जैसे कि मैं तुम्हें केस तो नहीं, तो वैसे याद रखो, जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हटाई गई थी तो वहां के जो मेन लीडर थे उनको डिटेंशन में रखा गया था। अब उस डिटेंशन को क्यों नहीं चैलेंज किया गया? पता है क्यों नहीं चैलेंज किया गया? क्योंकि उसमें जो कुछ लीडर हैं, ठीक है, कुछ लीडर जो है प्रो पाकिस्तानी है। ठीक है, प्रो पाकिस्तानी मतलब उनका प्रोपेगेंडा ऐसा है, वो वहां की यूथ को भड़काते हैं कि इंडिया से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला और हमें आजादी चाहिए। पीओके को उन्होंने आजाद कश्मीर बना रखा है। अगर पीओके को किसी से आजादी चाहिए तो वो पाकिस्तान से चाहिए, ना कि इंडिया से। ठीक है, क्योंकि उनका खुद का विजन नहीं है। ठीक है, तो उनका जो डिटेंशन हुआ था वहां के कुछ लीडर्स का, वो सुप्रीम कोर्ट अभी तो खैर केस नहीं पहुंचा है, केस पहुंच जाएगा तो देखो सुप्रीम कोर्ट इसी के तहत लीगैलिटी चेक करेगा कि डिटेंशन सही था या नहीं था। ठीक है,
तो बेसिकली क्या है, हैबियस कॉर्पस तब इशू होती है जब किसी को डिटेंशन में रखा गया है, तो कोर्ट उससे बॉडी ऑफ द लेटर मांग सकता है कि भाई प्रूफ तो दिखाओ, या आप हमें डॉक्यूमेंट दिखाओ, लेटर दिखाओ कि क्यों डिटेंशन में रखा है। और अगर डिटेंशन लीगल पाया गया तब तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर डिटेंशन में थोड़ी सी भी इलीगैलिटी दिखाई दी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको डिटेंशन पे स्टे लगा देगा। जैसा कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ था कि पासपोर्ट जब्त करना उनकी राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी का वो था वायलेशन, और उसके तहत उन्होंने रिट इशू करवाई, हैबियस कॉर्पस के तहत वो गई और उनको वो मिल गया, रिलीफ मिल गया। नेक्स्ट है हमारी बेटा मैंडमस। मैंडमस का मतलब ये लैटिन वर्ड है, इनका मतलब याद रखना है। हैबियस कॉर्पस का मतलब है वी हैव द बॉडी ऑफ लेटर, ठीक है। वी कमांड, कमांड मतलब हम आपको आदेश दे रहे हैं, कोर्ट आदेश देगा। जब ये वाली रिट इशू होगी ना, किस केस में होगी, कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल ने किसी पर्सन का क्या किया, लीगल वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट वायलेट किया है, तो वो उस पब्लिक ऑफिशियल को क्या करेंगे, मैंडमस इशू करवाएंगे। मैंडमस के तहत क्या करेंगे, वी कमांड मतलब हम आपको आदेश दे रहे हैं। किसका आदेश दे रहे हैं, कि जो आपने नहीं किया, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म नहीं की है वो परफॉर्म कीजिए। जैसे कि मान लो आपको कल को आप कहीं जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस वोट वाला ही, इलेक्टोरल प्रोसेस वाला ही है कि आपको इलेक्शन के लिए उसमें जाना है, कि वोटिंग करने के लिए, ठीक है, वोट डालने जाना है, और आपको वो पब्लिक ऑफिशियल किसी तरह से कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से रोक दे, तो कुछ कर दे, तो आपके लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, राइट टू वोट का वायलेशन हो रहा है, तो बी कमांड के तहत मैंडमस इशू हो जाएगी, और मैंडमस के तहत क्या होगा, आपको वो अपना राइट परफॉर्म करने की ड्यूटी मिल जाएगी। जैसे कि मेनका गांधी केस हो गया, और कौन सा केस था ऐसा कोई केस जिसके बारे में बिल्कुल एकदम टाइम पे कोई चीज याद नहीं आती, बट बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं जिसमें कि कमांड मैंडमस के तहत इशू की जाती है रिट्स, के हम आपको कमांड देते हैं कि ये काम कीजिए, ये काम हुआ नहीं। चलो मणिपुर का इशू ले लेते हैं। अगर मणिपुर में कोई रिट इशू करवा रहा है, मणिपुर में जो वायलेशन चल रहा है उसके लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कॉग्निजेंस लिया था नहीं। जब मणिपुर में वीडियो वायरल हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में ये कहा था कि गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रही है, गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी कि मतलब इतने दिन से वायलेशन चल रहा है, 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से आपसे वायलेशन, जो वायलेशन है और सॉरी वायलेंस है, उनके राइट्स का वायलेशन है, वो क्यों नहीं रुक रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कॉग्निजेंस, अब कल को कोई आता है और वो कहता है कि भाई हमारे इस राइट का वायलेशन हुआ, हमारे राइट टू लाइफ का, हमारी राइट टू पर्सनल लिबर्टी का, तो मैंडमस में वो क्या कहेंगे, उन्होंने कहा नहीं था मणिपुर के गवर्नमेंट को कि भाई काम क्यों नहीं कर रहे तुम, तो कोर्ट कर सकता है। पब्लिक ऑफिशियल तो है, ये गवर्नमेंट तो पब्लिक ऑफिशियल है, तो उनको कर सकता है कमांड कि तुम वो ड्यूटी परफॉर्म करो। तो ये बेसिकली मैंडमस इशू होता है सिर्फ ड्यूटी परफॉर्म करवाने के लिए, कि अगर तुम अपना काम नहीं कर रहे तो करो, तो वो कोर्ट ने कहा था, ठीक है। और उसके बाद प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन बेटा ये है टू फॉरबिड, यानी कि कुछ चीज करने से मना करना। अब कुछ चीज करने से मना करना ये किसके लिए इशू होता है, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के लिए इशू करेंगे इसको, इस रिट को हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए इशू करेगा। और किसके लिए, टू प्रिवेंट लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन, एक्सीडिंग ज्यूरिडिक्शन, देखिए लॉ में काफी टर्म यूज होती हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका बेसिकली मतलब होता है कि अगर कोई कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल, कोई भी कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल कुछ ऐसा ज्यूरिडिक्शन दिया, किसी ने कोई ऐसा जजमेंट दे दिया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि हायर कोर्ट पे क्या है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको एक वो इशू करेगा, ये प्रोहिबिशन की रिट, वो मना कर देगा कि भाई नहीं रुक जाओ तुम, स्टे लगा देगा। जैसे स्टे नहीं लगा देते हैं, जैसे कि अगर हम राहुल गांधी वाले केस में देखें, राहुल गांधी का कन्विक्शन हो गया था सूरत कोर्ट से, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, गुजरात हाई कोर्ट ने, कि भाई वो नहीं मिलेगा, कन्विक्शन आपका स्टे नहीं लगेगा। फिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हाई कोर्ट को, कि भाई अभी कन्विक्शन रोक दो, अभी हम विचार करेंगे इस केस पे कि क्या 2 साल से कम की सजा नहीं दी जा सकती थी राहुल गांधी को, क्या सिर्फ 2 साल ही दी जानी थी, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं था कि आपको सिर्फ इसे रोकना था बंदे को, मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में जैसे कहा होगा लीगली, तो उन्होंने कहा कि क्या 2 साल से कम की सजा नहीं थी, सिर्फ 2 साल ही थी,
2 साल का मतलब क्या था, 2 साल की दी तो उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी, इसलिए 2 साल की दिलवाई थी सजा उनको। ठीक है, तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो ये प्रोहिबिशन है, कोर्ट ने प्रोहिबिट कर दिया कि आप अभी नहीं कर सकते, स्टे लगा दो, रोक दो, वहीं पे हम विचार कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा उस केस को। नेक्स्ट है बेटा सर्टियोरी और क्वो वारंटो, ये दो हैं, इनको कल करके और उसके बाद हम कुछ सब आर्टिकल करेंगे। कौन कौन से, 31 के बाद 31A, 31B, 31C हमें करना है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हम करेंगे कल, और इनको बहुत अच्छे से बाय हार्ट कर लेना। 5 रिट है, और किसमें है, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट इशू करता है। हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिडिक्शन वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट के लिए भी इशू कर देता है। और ये कहाँ से ली गई है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बेटा हमने रिट कहाँ से ली है। ये पैरोगेटिव रिट से लिया गया है, कहाँ से, इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लिश लॉ से लिया गया है पैरोगेटिव रिट्स। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, कल मिलेंगे और इसको करते हैं। कुछ आर्टिकल रह जाएंगे और उसके बाद हमारा ये डन हो जाएगा फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर। और इसमें बेटा कुछ केसेस हैं, वो मैं केस तुम्हें लिखवाऊंगी। इंदिरा साहनी का जजमेंट है, और बालाजी रघुवन वर्सेस इंडिया, AK गोपालन, मेनका गांधी, बहुत सारे केस है जो तुम्हें अलग से लिखवाने हैं।